नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज के हिंदी बुलेटिन के हेडलाइन से। सालासर टेक्नो को जेडवर्क से 200 करोड़ से अधिक का मिला ऑर्डर। हरियाणा डिस्कॉम ने कुसुम के तहत 28 मेगावाट सौर परियोजनाओं की निविदाएं की जारी। NH 81 पर 2 लेन की सड़क के लिए जारी की गई निविदा। एनटीपीसी ने सीवर जलाशय में 26 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी की लगाई बोली। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स ने क्षमता विस्तार के लिए 175 करोड़ के निवेश की बनाई योजना। वारी एनर्जीज और महिंद्रा सस्टेन ने 280 मेगावाट सौर मॉड्यूल आपूर्ति के लिए बनाई रणनीतिक साझेदारी। मोतीलाल ओसवाल द्वारा पोर्ट ऑपरेटर पर कवरेज शुरू करने से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयरों में 4% की हुई बढ़ोतरी। बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी द्वारा एनबीएफसी को दिए गए ऋण पर जोखिम भार में बढ़ोतरी पर राहत की मांग। मुख्यमंत्री ने 3,300 करोड़ के पुलिस बुनियादी ढांचे के कार्यों की रखी आधारशिला। कोर्ट ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का हवाला देकर पेड़ों को नष्ट करने के लिए दिल्ली वन विभाग की खिंचाई। एयर एशिया अपने भारत रूट मैप में टियर 2 से 3 शहरों को चाहता है जोड़ना। विधानसभा में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच छिड़ गई जुबानी जंग। सरकार का इंफ्रा पुश जबरदस्त अवसर करता है प्रस्तुत। किसानों को सिंचाई का बुनियादी ढांचा दिया, गरीबों को दिए पक्के घर। पुणे के लिए महाराष्ट्र बजट, एम्स, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, पर्यटन विकास और स्मारक। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग ने कहा है कि उसने 25,000 मीट्रिक टन और संरचनाएं की आपूर्ति के लिए जेडवर्क बिजनेस के साथ एक समझौता किया है। 200 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का ये समझौता सालासर को बाद के निर्यात के लिए जेडवर्क या उसके सहयोगियों को निर्दिष्ट मात्रा को आपूर्ति करने के लिए बाध्य करता है। कंपनी ने कहा है कि उपरोक्त अनुबंध ऑर्डर बुक को और मजबूत करता है और 12 महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जिससे भारी EBITDA मार्जिन प्राप्त होगा। उपरोक्त स्थिति पर टिप्पणी करते हुए सालासर की प्रबंधन टीम ने कहा है कि जेडवर्क के साथ हमारा सहयोग नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हमारी स्थापित उपस्थिति को और रेखांकित करता है। ये साझेदारी उद्योग की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी अनुकूलशीलता और दूरदर्शिता की पुष्टि करता है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में 28.35 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के घटक ए के तहत पहले आओ के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। हरियाणा पीएम कुसुम का घटक ए किसानों को उनकी जमीन पर 10,000 मेगावाट की विकेंद्रीकृत जमीन या सिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सब्सिडी की अनुमति देता है। इच्छुक किसान समूह, पंचायतें, सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन और जल उपयोगकर्ता संघ एक सबस्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता की विकेंद्रीकृत और सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार के पूर्णिया में NH 81 पर 2 लेन की सड़क के लिए एक निविदा जारी की है। चयनित बोलीदाता परियोजना की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण की जिम्मेदारी होगी। NH 81 के पक्के कंधे के साथ 2 लेन तक चौड़ीकरण का कार्य 30.250 किलोमीटर से 25.150 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तारित होगा और इसमें बड़े छोटे पुलों और पुलियों का निर्माण शामिल होगा। ईपीसी अनुबंध की अनुमानित लागत 87.32 करोड़ रुपए है, जिसमें उपयोगिता स्थानांतरण लागत भी शामिल है, जिसे पूरा होने में 12 महीने का समय लगेगा। दोष दायित्व अवधि के दौरान परियोजना का रखरखाव 5 साल का होगा।
एसजेवीएन लिमिटेड ने गुजरात के बनासकांठा जिले में अपने 100 मेगावाट के राघनसेड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन को चालू करने की घोषणा की है। ये रणनीतिक कदम न केवल टिकाऊ ऊर्जा के प्रति एसजेवीएन की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, बल्कि इसके विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है, जिसमें इसकी कुल स्थापित क्षमता 2377 मेगावाट हो गई है। नए चालू किए गए सौर ऊर्जा स्टेशन से अपने उद्घाटन वर्ष में 252 मिलियन यूनिट ऊर्जा की उत्पादन होने की उम्मीद है। अगले 25 वर्षों में कुल 5805 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। ये ऊर्जा उत्पादन 25 साल की बिजली खरीद समझौते के तहत गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को निर्देशित किया जाएगा, जिस पर जनवरी 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स ने फिटिंग व्यवसाय में प्रवेश की घोषणा की और सीमलेस और वेल्डेड पाइप और ट्यूबों के लिए क्षमता विस्तार की घोषणा की है। चरण 1 में कंपनी मार्च 2025 तक फिटिंग और वेल्डेड ट्यूबों की क्षमता स्थापित करने के लिए 115 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। चरण 2 में कंपनी दिसंबर तक फिटिंग, सीमलेस और वेल्डेड पाइप और ट्यूबों की क्षमता स्थापित करने के लिए 60 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एक स्वतंत्र बिजली प्रदाता महिंद्रा सस्टेन ने भारत में सबसे बड़े सौर पीवी मॉड्यूल निर्माता वारी एनर्जीज लिमिटेड के साथ साझेदारी की है और समझौते की शर्तों के तहत महिंद्रा सस्टेन को वारी एनर्जीज लिमिटेड से 280 मेगावाट के सौर मॉड्यूल मिलेंगे। परियोजना के विशेष मॉड्यूल, जिन्हें अहने श्रृंखला BI 55 वाट पावर मॉड्यूल के रूप में जाना जाता है, वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में वितरित किए जाने की उम्मीद है। महिंद्रा सस्टेन ने 30 साल की आउटपुट परफॉर्मेंस गारंटी के साथ बाइफेशियल ग्लास टू ग्लास मॉड्यूल का चयन किया है। वारी एनर्जीज लिमिटेड ने इस परियोजना को जीतने के लिए प्रतिद्वंदियों को मात देने में भूमिका निभाई। इस उपलब्धि को उत्पाद की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी बनाए रखने की कंपनी की क्षमता से भी मदद मिली। वित्तीय सेवा फर्म मोतीलाल ओसवाल द्वारा 300 रुपए के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर कवरेज शुरू करने के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह ऑपरेटर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर आज 4% से अधिक बढ़ गए हैं। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक पिछले बंद के मुकाबले 4.27% बढ़कर 257.30 रुपए हो गया। BSE पर 246.75 रुपए। कंपनी की मार्केट कैप बढ़कर 53,487 करोड़ हो गया। 29 मार्च 2023 को स्टॉक 52 सप्ताह के निचले स्तर 141.75 रुपए तक गिर गया और 26 फरवरी 2024 को 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर 276 रुपए पर पहुंच गया। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का रणनीतिक अधिग्रहणों पर ध्यान, तीसरे पक्ष के ग्राहकों की बढ़ती हिस्सेदारी और JSW समूह की कंपनियों के साथ दीर्घकालिक अनुबंधों से आगे चलकर इसकी विकास संभावनाओं में सुधार होना चाहिए। कुछ ऋणदाताओं ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI से संपर्क किया है और सरकार समर्थित बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियों जैसे कि RREDA और IIFCL को गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को दिए गए ऋण पर लगाए गए उच्च जोखिम भार से छूट देने की मांग की है। नवंबर 2023 में नियामक ने NBFC को ऋण के लिए जोखिम भार 25 आधार अंक बढ़ा दिया है। परिणाम स्वरूप इन संस्थाओं के लिए बैंक उधार लेना अधिक महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य पुलिस को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से 3,300 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की नींव रखी और 8 जिला मुख्यालयों में 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों, 18 भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस स्टेशनों और भ्रष्टाचार विरोधी कोशिकाओं का उद्घाटन किया। पुलिस प्रशासन के अनुसार सीएम द्वारा घोषित कुल 148 कार्यों में राज्य के सभी 75 जिलों के 1523 पुलिस स्टेशनों में साइबर क्राइम सेल की शुरुआत भी शामिल है। पीलीभीत में एक नया साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है, जबकि मौजूदा पुलिस स्टेशन में एक नई इमारत जोड़ी गई है। घुंगचाई पुलिस स्टेशन, जो 31 दिसंबर 2022 तक पूरनपुर कोतवाली पुलिस स्टेशन की एक चौकी थी और 1 जनवरी 2023 से चालू थी, नए भवन में स्थानांतरित होने के लिए अब तैयार है। अदालत उप वन संरक्षक द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के अगस्त 2023 के आदेश को स्पष्ट करने की मांग की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आप सरकार के वन विभाग को छटाई के बहाने पेड़ों को नष्ट करने और बिना कोई आदेश पारित किए पेड़ों को काटने की अनुमति देने पर फटकार लगाते हुए कहा कि विभाग को पर्यावरण की परवाह नहीं है। उस आदेश में उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो व्यक्तियों को पेड़ काटने की अनुमति ना दे
और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में पेड़ काटने की दी गई अनुमति के बारे में अदालत को सूचित करें। उस आदेश में उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो व्यक्तियों को पेड़ काटने की अनुमति ना दे। चेन्नई मलेशिया मुख्यालय वाली एयर एशिया एयरलाइन जो जल्द ही जयपुर, विशाखापट्टनम और अहमदाबाद को अपने रूट मैप में जोड़ेगी और अधिक भारतीय टियर 2 से 3 शहरों को जोड़ने पर विचार कर रही है। एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारत एयर एशिया के लिए एक प्रमुख बाजार है, क्योंकि ये कुल राजस्व में लगभग 18% का योगदान देता है। दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी एयरलाइन एयर एशिया वर्तमान में 14 भारतीय शहरों से सीधा कुआलालंपुर और बैंकॉक के लिए उड़ान भरती है। एयर एशिया के मुख्य हवाई अड्डे और ग्राहक अनुभव अधिकारी केशवन शिवानंदम ने कहा कि हम अब भारत में मेट्रो शहरों से परे देख रहे हैं और हमारे पास पटना और कालीकट के लिए द्विपक्षीय अधिकार है। हम मुदेर, कोयम्बटूर और अन्य भारतीय शहरों को भी जोड़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ दलों ने शहर में कार्यान्वयन के तहत विकास परियोजनाओं को प्रदर्शित करते हुए शहर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर एक लंबी अवधि की बहस का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रयास में उन्होंने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच मौखिक आदान प्रदान हुआ। महाराष्ट्र डीसीएम देवेंद्र फडणवीस और अन्य नेता बुधवार 28 फरवरी 2024 को मुंबई भारत में विधान भवन नरीमन पॉइंट पर महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र के दौरान पहुंचे थे। फ्रांस में मुख्यालय वाली अग्रणी वैश्विक परामर्श, निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म की स्थानीय सहायक कंपनी एजिस इंडिया आक्रामक रूप से इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विचार कर रही है। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भारी ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत और दक्षिण एशिया में एजिस के प्रबंध निदेशक संदीप गुलाटी कंपनी की संभावनाओं के बारे में पहले से कहीं अधिक आशावादी हैं। गुलाटी, जो पिछले 5 वर्षों से कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने बिजनेस टुडे के साथ एक स्पष्ट बातचीत में अपनी योजनाएं साझा की। भारत में पर्यटन और खेल जैसे उभरते क्षेत्रों में कदम रखते हुए रेल, जल और सड़क क्षेत्रों में अपने नेतृत्व को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता बनी हुई है। हमारी परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए मिजोरम पर्यटन विकास प्राधिकरण के साथ साझेदारी जैसे हालिया सहयोग पर्यटन क्षेत्र में हमारे प्रवेश को चिन्हित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने अगले 25 वर्षों की प्रगति की नींव रख दी है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने राज्य में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा नहीं करने के लिए कांग्रेस पर हमला किया और दावा किया कि पार्टी ने गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं किया और उनके द्वारा जो भी योजनाएं शुरू की गई वो बीच में ही लूट ली गई। हमने किसानों को सिंचाई सुविधाएं और गरीबों को पक्के मकान दिए हैं। इंडिया ब्लॉक पहले सत्ता में था। किसानों को जो भी पैकेज दिया जाता था वो उन तक पहुंचने से पहले ही छीन लिया जाता था। हालांकि हमारी सरकार के तहत हमने ये सुनिश्चित किया है कि प्रधानमंत्री ने यवतमाल में महिला स्वयं सहायता समूहों को संबोधित करते हुए कहा कि एक बटन के क्लिक से किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में पैसा मिलता है। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ भाजपा, शिवसेना और राकांपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में पर्यटन और धार्मिक स्थलों, एक एम्स, बाहरी रिंग रोड और पुणे नासिक रेलवे परियोजना के विकास के लिए आवंटन के साथ एक बजट पेश किया है। मंगलवार को पेश अंतरिम बजट में वित्त मंत्री अजीत पवार ने अपने गृह जिले पुणे के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की। 270 करोड़ रुपए की लागत से तुलापुर में छत्रपति संभाजी महाराज का स्मारक, पुणे में भिडेवाड़ा राष्ट्रीय स्मारक, 66.11 करोड़ रुपए की लागत से मावल में संत जगन्नाडे महाराज का स्मारक और लोनावला में स्काई वॉक और विशेष विकास के लिए 333.56 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पुणे में एक वीरा देवी मंदिर के लिए अधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। फिलहाल आज के एपीसी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।